Namaste. My name is JVN Dr. Pallavi Jakar. I'm working here as assistant professor in the Department of Naturopathy and Yogic Science in the Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. So as we study in previous lecture about the test of SI joints, यानी सैक्रोइलियक जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए हमें क्या क्या टेस्ट करने होते हैं उस जॉइंट के, या फिर हमें वहाँ के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए, वहाँ के डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हमें क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे. जस्ट लाइक डिस्ट्रैक्शन, थाई थ्रस्ट हो गया, फाइबर हो गया, कंप्रेशन हो गया, गैसलेंस हो गया. ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमें अलाइनमेंट चेक करने के लिए करने होते हैं, प्रोसेस करनी होती है. सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी नर्व्स सप्लाई होती हैं हाथ में और पैरों में, यानी दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, हमारी सर्वाइकल से, थोरेक्स से और लंबर और सैक्रल एरिया से जो भी नर्व रूट हमारे हाथ और पैरों में जाती हैं, उनकी एग्ज़ामिन करने, उनकी स्टडी करने के लिए हमें टेस्ट करना होता है कि क्या वहाँ पे किसी नर्व में कोई कंप्रेशन, कोई ब्लॉकेज है या नहीं है. उस चीज़ को चेक करने के लिए हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो हाथ होता है हमारे हाथ की, हम क्या करते हैं, सेंसेशन चेक करते हैं. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे यहाँ से एक नर्व जा रही है, दूसरी नर्व यहाँ से ये हाथ के अंदर आ रही है, यहाँ से पार्टीशन होके वो दो जगह में डिवाइड हो रही है, यहीं से ये वापस यहाँ से इधर डिवाइड हो रही है, इधर भी डिवाइड हो रही है, एक T3 यहाँ से आ रही है. ठीक है, इस हाथ में भी कुछ सेम ऐसी की ऐसी और नर्व रूट्स जा रही हैं. ये कौन सी हो गई हमारी C4, ये हो गई हमारी C5, ये हो गई T3. ठीक है, ये हो गई T2, ये हो गई C6 और ये हो गई हमारी T1. ठीक है, जितनी भी नर्व जहाँ से वर्टिजिस वर्टिब्रा, जैसे थोरेक्स रीजन में जितनी भी वर्टिब्रा है वहाँ से जो नर्व रूट निकल रही है उसको T1 T2 बोला गया है. जो सर्वाइकल होते हैं उन वर्टिब्रास के बीच में से जो नर्व रूट निकल रही है उन्हें जैसे लाइक C4, C5, C6 ये नाम दिया गया है. ठीक है, ये कुछ नर्व रूट्स हैं जो कि हमारे हाथ में सप्लाई होती है. इनके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे C5 है वो कहाँ जाती है, हमारे लेटरल आर्म के अंदर जाती है, ये रही C5. ठीक है, ये जा रही है हमारी लेटरल आर्म के अंदर. आपको मैं और अच्छे से समझाती हूँ. ठीक है, ये क्या हो गया, लेटरल आर्म किस में जा रही है, देखो ये जा रही, कौन सी, C5. फिर आ गया C6 जो कि किस में जाती है, लेटरल फोर आर्म के अंदर. ये गई, आ गया यहाँ पे आ गई ना, ये आ गई हमारी फोर आर्म के अंदर. उसके बाद आ जाती है कौन सा, लेटरल फोर आर्म हो गया, इसका अलग है मिडिल फिंगर जो कि C7 जाती है ना, ये जो जा रही है ना नीचे, ये रूट ये सीधा मिडिल फिंगर में जा रही है, ये कौन सी होगी, C7 जो कि इसमें भी जा रही है, ये रही. उसके बाद में आ गया C8 कहाँ तक जाती है, रिंग और लिटिल फिंगर, यानी इसमें रिंग और लिटिल फिंगर. यहाँ पे कौन सी आती है, C8, ये लिखा हुआ C8, यहाँ पे जाएगी वो C8 के अंदर डिवाइड हो जाएगी. फिर आ जाती है T1, T कौन सी होगी, थोरेक्स, जो थोरेसिक वर्टिब्रास के अंदर से होके आती है वो कौन सी होगी, मीडियल आर्म के अंदर जाएगी, ये रही, ये जो मीडियल आर्म के अंदर आ गई है ये हो जाएगी हमारी T1. अब हम चेक करते हैं किसकी, लेग्स की सेंसेशन. लेग्स में कौन कौन सी नर्व्स की सप्लाई है, किस किस में हमें एक डिसऑर्डर मिल सकता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. पहली है L1, यहाँ पे ये जा रही L1. सेकंड हो गई L2 जो कहाँ जाती है, एंटीरियर थाई में जाती है. L3 हो गई जो कि कहाँ जाती है, हमारी एंटीरियर नी में जाती है, यानी एंटीरियरली यानी हमारी बॉडी के आगे की साइड, पोस्टीरियरली हमारी बॉडी के बैक साइड. ठीक है, तो ये हमारे थाई के एंटीरियर यानी थाई के सामने वाले हिस्से में आ जाती है. एंटीरियर नी यानी हमारी नी के सामने वाले हिस्से में जाती है L3. L4 कहाँ जाती है, लेग एंड में जाती है या नीचे तक. और उसके बाद में क्या गया, L5 कहाँ जाएगा, लेटरल लेग यानी साइड में आ जाएगी. उसके बाद में आ गया मीडियल ऑफ फुट, फर्स्ट वेब स्पेस डॉर्सम, और S1 कहाँ जाता है, लेटरल ऑफ फुट डॉर्सम. फुट का जो डॉर्सम एरिया होता है उसके अंदर लेटरल साइड जो होता है वो होती है S1.
एस्ट्रो कहाँ होता है, पोस्टीरियर लेग और थाई, यानी थाई की जस्ट पीछे की तरफ होती है और पैर तक जाती है, यानी लेग मतलब थाई और लेग लिखा होता है, इसका मतलब पूरा पीछे की साइड पूरा लेग तक जा रही है, नॉट थाइस तक रह रही है, नी से नीचे तक जा रही है। नेक्स्ट मूव ऑन द, अब हम पढ़ते हैं कि हमें जितने भी लाइक हमने एग्जामिनेशंस पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि हमें किस तरह से एग्जामिन करना है, किस किस चीज़ का एग्जामिनेशन करना है, सिस्टमेटिकली करना है, पहले सर्वाइकल, फिर थॉरेक्स, फिर उसके बाद में लंबर, सैक्रल, फिर सैक्रो इलियक जॉइंट, इन सब चीज़ों के हमने एग्जामिनेशन टेस्ट और जो भी इन चीज़ के बारे में जानकारी थी हमने पढ़ी है। अब हम इन पिक्चर से कुछ समझते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। अब ये कंडीशंस कैसे दिखती हैं ये मैं आपको थ्रू इमेजेस समझाती हूँ। ये पर्सन खड़ा है, हमें ये इसका बॉडी का कौन सा हिस्सा दिख रहा है, पोस्टीरियर, ठीक है, ये पर्सन का पोस्टीरियर यानी बैक पार्ट है, ठीक है, ये हम उसका फेस साइड नहीं है, ये उसका बैक पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अब नॉर्मल अलाइनमेंट में आपको दिखाती हूँ ये, अगर ये अलाइनमेंट कब होता है, जब हम पर्सन को कैसे देखते हैं, पोस्टीरियरली। अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं तो हमें वो स्पाइन कैसी दिखेगी, एकदम स्ट्रेट, यानी कि जो वर्टिब्रास होंगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट में होंगी। जिस तरह आप देख रहे हो ये सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल, ये सब क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन किस पे, कि अगर ये चीज़ लेटरली अगर हम देखते हैं तो ये लेटरली हमें कैसी दिखती है, ठीक है। लेटरली हमें कैसी दिखेगी, ये देखो, एक कर्व आता है किस पे, सर्वाइकल पे, दूसरा थोरैक्स पे, तीसरा लंबर सैक्रल पे, फिर ये कॉकेक्स पे। ये वो कर्वेचर्स है जिससे मैंने आपको कल बताया था कि हमें क्या करना होता है, स्पाइन के कर्वेचर्स को एग्जामिन करना होता है, हमें उनकी स्टडी करनी होती है। तो अब लेटरली क्या है कि हमारी स्पाइन ऐसी दिखती है। अब ये इसकी स्पाइन के पोस्टीरियरली हमें कैसे दिखनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट, लेकिन इसकी स्पाइन कैसी दिख रही है, हमें किस तरह से दिख रही है, ये एकदम स्ट्रेट ना होने की बजाय इसकी जो स्पाइन है वो इस तरह टेढ़ी हो गई है। अब ये जो स्पाइन में टेढ़ापन आया है इसको क्या बोलते हैं हम, स्कोलियोसिस, ठीक है। जो कि क्या हुआ, अगर स्पाइन में किसी भी तरह का टिल्ट आया, किसी भी तरह का अगर स्पाइन के अंदर अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस हुआ है तो वो ना तो अंदर की साइड गई है बॉडी के, ना बॉडी से बाहर की साइड कुछ अलाइनमेंट खराब हुआ है। अगर वो बॉडी के लेटरल साइड, यानी अगर ये हमारी बैकबोन, अगर हम ये बैकबोन मान के चलते हैं तो हमारी वो या तो इधर टिल्ट हुई है या इस साइड लेटरल, अगर वो लेटरली अलाइनमेंट कोई खराब हुआ है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, स्कोलियोसिस के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्कोलियोसिस। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ जाती है, दैट इज काइफोसिस, ठीक है। काइफोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एज यू कैन सी इन द लेटरल व्यू, हमारे सर्वाइकल के अंदर जो सर्वाइकल एरिया होता है उसके अंदर हल्का कर्वेचर होता है, उसके थोरैक्स में थोड़ा कर्वेचर होता है। अब ये मान के चलो, ये इधर अगर इसका हेड है तो इसका जो फेस साइड होगा वो ये होगा, ये इसका हेयर साइड होगा, ये फेस साइड है। इस हिसाब से ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पे ये अंदर जो एक कर्व होता है ना, अंदर ऐसे वाला, ये हमारा स्पाइन, ये कौन सा कर्व आ गया हमारा, किसका, सर्वाइकल का, ये हमारा सर्वाइकल का कर्व है। लेकिन एज यू कैन सी इस पर्सन के अंदर, सर्वाइकल के अंदर पहली बात तो कर्व नहीं है, दूसरी चीज जो इसका थोरैक्स पार्ट होता है यह घुमाव होता है कहाँ पे, यहाँ पे। इसका ये घुमाव क्या हो गया कि ये वाला जो एरिया था ना, ये एक थोड़ा ज़्यादा हम्प के तौर पे इस तरह निकल गया, देख रहे हो, इसके अंदर थोड़ा हम्प ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो हम्प आ जाता है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी थोड़ा पीछे की तरफ निकल आती है, यानी कि आपके इस साइड में आपका जो बैक का ये वाला पोर्शन होता है इसके अंदर आपका एक हम्प निकल आता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, काइफोसिस। थोरैसिक स्पाइन कर्व्स किधर हो जाती है, आउटवर्ड, आपकी थोरैसिक की जो स्पाइन है वो आउटसाइड की तरफ कर्व ले लेती है, दैट इज काइफोसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या पढ़ते हैं, दैट इज लॉर्डोसिस।
ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली बहुत सी लेडीज़ में मिलने को आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी लेडीज़ जो शायद ओबेस का शिकार है या फिर थोड़ा हैवी जिनके अंदर वेट होता है, उन लेडीज़ के अंदर मोस्टली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं कंडीशन आपको समझा देती हूँ ये कंडीशन होती कैसे है। इनका एकदम अलाइनमेंट स्ट्रेट है, कहाँ तक? यहाँ तक। इनकी बॉडी का अलाइनमेंट यहाँ तक एकदम सही है, यहाँ तक इनका सर्वाइकल में कर्व है, थोरेक्स में एक कर्व है। ठीक है, अब आ जाती है लंबर की। लंबर में भी कर्व तो है, लेकिन जो कर्व है, जैसे इसका कर्व ज़्यादा बढ़ गया था, इनका कर्व क्या हो गया था? बाहर की साइड निकल गया था, तो इसका कर्व क्या था? अंदर की तरफ ज़्यादा चला गया। यानी जो कमर के अंदर एक बैंड इतना सा होना चाहिए, वो अब इतना ज़्यादा हो गया। कमर के अंदर जो कर्व हमें इतना चाहिए था, बॉडी में जो एक नॉर्मली होना चाहिए स्पाइन का अलाइनमेंट, उसमें कर्व इतना होना चाहिए, लेकिन अब वो कर्व इतना हो गया है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मान लो इतना मान के चलते इतना हो गया है, तो वो कर्व क्या हो गया है? आपका लंबर स्पाइन का इनवर्ड जो कर्व होता है, जैसे उसके अंदर आउटवर्ड हुआ, इसके अंदर क्या हो गया? इनवर्ड जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा हो गया। वो कौन से एरिया का हो गया? लंबर एरिया का। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? लंबर अफेक्ट होगी। ठीक है, जिस कंडीशन के अंदर आपका लंबर सैक्रल को एरिया डिफाइन ना हो और अगर वो लेटरली कहीं से बेंड हो जाती है, दैट कंडीशन इज स्कोलियोसिस। लेकिन अगर आपका लंबर आपका अगर थोरेक्स पार्ट भी ज़्यादा कर्व आया बाहर की साइड, दैट इज काइफोसिस कंडीशन। और अगर जिसके अंदर लंबर इफेक्ट हुआ है और लंबर के अंदर कर्व ज़्यादा हो गया है इनवर्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस कंडीशन। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस कंडीशन। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो गई है। अब ये आई थिंक सो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके अंदर क्या होता है? हमारी जो ये सर्वाइकल एरिया होता है, इसमें से बहुत सारी नर्व रूट निकलती हैं, या फिर कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें से बहुत सारी नर्व रूट की क्या होती है? सप्लाई होती है। जैसे कि इसके अंदर क्या गया, ये हमारी हेल्दी स्पाइन बता रहा है कि हेल्दी स्पाइन के अंदर क्या है? ना ज़्यादा कर्व है, ना वो स्ट्रेट है कम्प्लीटली। तो क्या हो गया? इसमें एक हल्का सा कर्व है, ये हल्का सा कर्व है इसके अंदर। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो? स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन, स्पॉन्डिलाइसिस कंडीशन किसको बोलेंगे? जब आपके डिस्क का क्या अंदर हो जाएगा? क्या डिस्क में बल्जिंग हो जाएगी। यानी डिस्क के बीच में अगर हमें कॉमनली माने कि जो डिस्क के बीच में एक जेल होता है, एक पैडिंग जो होती है, वो क्या होती है? थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई है। ठीक है, या फिर आपके बोन्स के अंदर क्या हो गया? स्पोर्स बन गए, यानी आपकी जो बोन थी उसका जो नीचे का ये वाला हिस्सा होता है, ये एक अलग तरह से बढ़ने लग गया। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि वो एरिया क्या हो गया? एक तरह से देखो, ये क्या हो गया? बढ़ने लग गया एरिया। जब ये कंडीशन हो जाती है, और एक कंडीशन और होती है, दैट इज नैरो डिस्क स्पेस। आपके कि दोनों डिस्क के बीच में जो स्पेस है वो बहुत नैरो हो गया, यानी बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पैडिंग होती है, ये खत्म हो गई है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ठीक है, ये कंडीशन जब जनरेट होती है, जब ये तीनों सिचुएशन आती है, तो इसके अंदर क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की कंडीशन हमें जनरेट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? जैसे मैंने ये आपको बताया था, ये नॉर्मल है पोस्टीरियर व्यू से, ये नॉर्मल है लेटरल व्यू से। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जो ये देखो यहाँ पे ये बताएगी कि सीधी होती है। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो गया? ज़्यादा कर्व निकल गया है। जब ज़्यादा कर्व निकल गया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जब ये कर्व निकल ही गया है, तो इसके अंदर इसकी थोरेक्स जो एरिया है वो ज़्यादा कर्व ले लेगा आउटसाइड, दैट इज काइफोसिस कंडीशन। ठीक है, और जब हमारा लॉर्डोसिस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारा जो स्पाइन एरिया था, लॉर्डोसिस कंडीशन में क्या हो गया? हमारा जो स्पाइन एरिया था वो उसके अंदर लंबर एरिया अंदर की तरफ ज़्यादा कर्व ले लिया, तो वो कंडीशन क्या हो गई? हमारी लॉर्डोसिस कंडीशन। फिर आ जाती है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या हो गया? जो हमारी स्ट्रेट स्पाइन थी वो अब एस की शेप में आ गई है, तो वो क्या हो गया? स्कोलियोसिस। एस फॉर स्कोलियोसिस हो गया। अब आ जाते हैं हमारी कंडीशन, दैट इज साइटिका। साइटिका के अंदर क्या होता है? ये हमारी क्या हो गई? बोन हो गई। इस बोन के पास में से ये हमारी बोन हो गई, यहाँ से ये क्या निकल रही है? नर्व रूट निकल रही है। ठीक है, ये नर्व रूट जो निकल रही है ना इस साइड से, देखो ये वाले,
ये नर्व रूट से क्या हो जाता है कि पास में से जो नर्व जा रही होती है, ये वर्टिब्रा हो गई, ये भी यहाँ पे ये बोन है, ये हेरिनेटेड डिस्क है, यहाँ पे क्या हो गया, इसने जो नर्व जा रही थी उसको क्या कर दिया, इसने कंप्रेस कर दिया। जब ये कंप्रेस हो गई तो नर्व में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। इससे आपको क्या होगा, एक सेंसेशन होगा, ठीक है। ये हेरिनेटेड डिस्क हो गया, यहाँ पे ये जो नर्व जा रही है ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, ये जो L3, L4, L5 और S1, इन सबसे मिलके जो एक आपकी बोले कि इन चारों नर्व से मिलके एक कंबाइंड नर्व बनती है जिसको साइटिका नर्व बोलते हैं। वो नर्व क्या हो जाती है, यहाँ से ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो ये वाला जो एरिया होगा इस जॉइंट के जस्ट नीचे वाला, ये वाला होगा आपका पेन एरिया। और यहाँ से सॉरी साइटिका नर्व ब्लॉक होगी, ये आपका पेन एरिया होगा। इसका पेन जो होता है वो आपके पूरे पैर में भी जाता है, ठीक है। इसका कंप्लीट आपको क्या होगा, अगर एक जगह से ये नर्व ब्लॉक हुई है, यहाँ से भी अगर ये ब्लॉक हुई है तो भी इसमें पूरे में सेंसेशन होगा। और अगर ये इस यहाँ से ना हो कि अगर ये यहाँ पे भी अगर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हुआ है तो भी आपको पूरे पैर में एक झंझनाहट का, एक दर्द का आपको ना एक फीलिंग रहेगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है, साइटिका। और ये मोस्ट ऑफ द लोगों में, मतलब पीपल्स में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। इसके आगे हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट कि हमारे जो स्पाइन होती है उसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आई थिंक सो आपका आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, एंड आई होप सो आपके लिए जो आज पढ़ाया वो बहुत होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।